हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जेजे स्कूल, जो कि हमारे स्कूल ऑफ जीरो स्टूडेंट्स का लास्ट स्कूल है। लेकिन उससे पहले हमने लास्ट क्लास में नेचुरल लॉ स्कूल का थोड़ा सा पार्ट छोड़ दिया था, मतलब छूट गया था। ठीक है, तो पहले हम उसको कवर करेंगे नेचुरल लॉ स्कूल में, एंड देन वील मूव ऑन टुवर्ड्स आवर रियलिस्ट स्कूल। ओके, जस्ट अ सेकेंड। यस, तो हमने आई गेस I hope I'm audible and visible. Yes, I am. Yeah. So, huh. So we started with the Renaissance school, right? Okay. So we started with the Renaissance school. Sorry, Renaissance period. Just one second. Yes. So हमने Renaissance period के बारे में डिस्कस किया था, और हमने क्या देखा था यहाँ पे Renaissance period के बारे में। Just a second, guys. Yeah. So हमने Renaissance period में थॉमस हॉब्स एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, ये दोनों चीजों के बारे में हमने इन शॉर्ट देखा था। ठीक है, तो एक बार हम इसको फिर से पढ़ लेते हैं, जिससे कि हमारा फ्लो बन जाए आगे की क्लास के लिए। सो थॉमस हॉब्स वाज द पर्सन जिनका आपको सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के साथ नाम याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट है इनका नाम याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पहले आ चुका है। ठीक है, एमसीक्यूज। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी किसने दी थी? थॉमस हॉब्स ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दी थी। देन मैन लिव्स इन अ chaotic स्टेट ऑफ फियर, selfishness, and to get rid of miseries, ओके, ही सरेंडर ऑल हिज राइट्स टू अ सिंगल पर्सन। हमने यही पढ़ा था कि जो वन सेकेंड या जो एंशियंट फेज था नेचुरल लॉ स्कूल का, वहां पे ये चीज अजम्पशन थी हमारी कि जो हर इंसान है वो एक आइडियल सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, एवरी पर्सन हैज रीजन, एवरी पर्सन हैज रैशनैलिटी, और उसके अकॉर्डिंगली हर इंसान एक्ट करता है। तो मतलब हम बेसिकली एक आइडियलिस्टिक सोसाइटी में रह रहे थे, जहाँ पे कोई किसी के साथ कुछ गलत नहीं करता। ठीक है, हर इंसान में रीजनेबिलिटी है, रैशनैलिटी है। ठीक है, एंड इन्हीं रीजनेबल और रैशनैलिटी के चलते वो खुद से ही कुछ भी गलत काम नहीं करेगा। ना द पर्सन कैन डू नो रॉन्ग बिकॉज ही नोज द रीजन, ही नोज द रैशनैलिटी। So in ancient period, we were living into an idealistic world. But when from Asian period we came to the medieval, and when we shifted to the Renaissance period, basically यहाँ हमने देखा कि यहाँ पे they are talking about fear, they are talking about selfishness, they are talking about miseries. Okay, so he surrendered all his right to a single person. अब क्योंकि ऐसी चीजें आने लगी थी लोगों में, क्योंकि अब एक आइडियलिस्टिक सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, तो एक ऐसे सोवरेन, एक ऐसे पर्सन, एक ऐसी गवर्नमेंट की नीड अकर हुई थी जो इन लोगों का राइट को प्रोटेक्ट करे, अपहोल्ड करे। राइट, सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि ये एक पर्सन है, इसके मैंने शायद लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, एंड बी एक पर्सन है। ठीक है, बी काफी न्यूसेंस एंड ट्रेसपास क्रिएट कर रहा है ए को। ठीक है, या फिर मान लीजिए कि बी ने ए का कुछ सामान चुराया, ए ने मतलब ए की गाड़ी बी ने चुराई, तो क्या ए खुद जाएगा इसको पकड़ने, इसको पीटने, इसको पनिशमेंट देने के लिए, या फिर अपनी गाड़ी ढूंढवाने के लिए? नहीं, एक इसको किसके पास जाएगा? सी, एक थर्ड पर्सन जो कि गवर्नमेंट है, पुलिस है, एफआईआर रजिस्टर कराएगा। ठीक है ना, एंड देन ये जो सी है ये जाके बी को पकड़ेगा और ये जाके बी को पनिश करेगा। तो बस रेनेसेंस पीरियड में आते आते यही एक अजम्पशन फॉर्म हो गया था, या कि जो पर्सन्स हैं वो सरेंडर कर रहे थे अपने सारे राइट्स एक सिंगल पर्सन में, और ये सिंगल पर्सन अब बन गया प्रोटेक्टर ऑफ द राइट्स ऑफ द पीपल।
ठीक है, तो यहाँ पे ये लोग काफी कुछ सोवरेन के बारे में अब बात करने लगे थे, मतलब कि गवर्नमेंट के बारे में बात करने लगे थे। देन जो थर्ड पॉइंट है वो क्या लिखा है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी वेयर वी सरेंडर राइट्स टू वन पर्सन फॉर सिक्योरिटी। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्या है, एक ऐसी थ्योरी है जहाँ पे हम अपने राइट्स को सरेंडर कर रहे हैं, किस चीज के लिए, सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, किस चीज के लिए, सिक्योरिटी के लिए हम अपने राइट्स को सरेंडर कर रहे हैं। देन मैन हैज अ नेचुरल डिजायर ऑफ सिक्योरिटी एंड इट कैन बी अचीव्ड ओनली बाय एस्टैब्लिशिंग अ सुपीरियर अथॉरिटी। तो हर इंसान में एक नेचुरल डिजायर है उनकी सिक्योरिटी के लिए, एवरीबडी नीड सिक्योरिटी, राइट? So man has a natural desire of security and it can be achieved only by establishing a superior authority. और ये सिक्योरिटी कैसे मिलेगी, जब आप किसी इंसान को अपने सारे राइट्स दे दोगे, उसको सुपीरियर अथॉरिटी मानोगे, और वो सुपीरियर अथॉरिटी फिर आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा। सो मैन हैज अ नेचुरल डिजायर ऑफ सिक्योरिटी एंड इट कैन बी अचीव्ड ओनली बाय एस्टैब्लिशिंग अ सुपीरियर अथॉरिटी एंड सच सोवरेन मस्ट कमांड विच नेचुरल लॉ। ठीक है, तो नेचुरल लॉ एक चीज तो कभी नहीं भूला कि आपको नेचुरल लॉ को तो मानना ही पड़ेगा। हमने एक चीज में कर लिया कि सोवरेन आ जाने दो, गवर्नमेंट को आ जाने दो, बट ये गवर्नमेंट भी कैसे एक्ट करेगी, हमारे ही नेचुरल लॉ के प्रिंसिपल्स पे एक्ट करेगी, आर्बिट्री नहीं होगी बिल्कुल भी। नेचुरल लॉ स्कूल बहुत अगेंस्ट था आर्बिट्रीनेस के। ठीक है, उसके अलावा यू नो डिस्क्रिशन, जो डिस्क्रिशनरी पावर्स होती हैं, इन सब चीजों के अगेंस्ट वो बहुत ज्यादा थे। ठीक है, तो इन्होंने भी यही बोला कि हर इंसान को सिक्योरिटी चाहिए, एंड इसको हम कैसे अचीव करेंगे, एक सुपीरियर अथॉरिटी के थ्रू। और ऐसा सोवरेन को कमांड कैसे करना चाहिए, नेचुरल लॉ के प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। तो यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट की नीड, एक सेकेंड, तो हम यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट की नीड के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंस दी गई कि हमको गवर्नमेंट की जरूरत अब है। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड टू लॉक। ठीक है, एक सेकेंड, या नाउ इन ज्यूरिस्ट का क्या कहना था। No, he was in favor of individualism and natural law meant giving individual more power than the sovereign. इन्होंने क्या बोला कि इंडिविजुअलिज्म के ऊपर इन्होंने फोकस रखा। इन्होंने क्या बोला कि नेचुरल लॉ का मतलब क्या है कि हम एक इंडिविजुअल को ज्यादा पावर देंगे देन सोवरेन। तो सोवरेन को हम ले तो आए हैं, बट स्टिल सोवरेन से ऊपर नेचुरल लॉ रहेगा, सोवरेन से ऊपर इंडिविजुअल रहेगा। नॉट लाइक एनालिटिकल स्कूल की सोवरेन बस एवरीथिंग इज सोवरेन, कमांड ऑफ द सोवरेन इज एवरीथिंग, नॉट लाइक दैट। ठीक है, सो ही वाज इन फेवर ऑफ इंडिविजुअलिज्म एंड नेचुरल लॉ मेंट गिविंग इंडिविजुअल मोर पावर देन द सोवरेन। तो इन्होंने बोला कि नेचुरल लॉ में हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल की पावर्स को हम ज्यादा मानेंगे सोवरेन की पावर्स के कंपैरिजन में। ठीक है, अपोजिट टू हॉब्स। ठीक है, हॉब्स का जो मानना था उसके ऑपोजिट चल के इन्होंने क्या माना, ही बिलीव इन गोल्डन एज ऑफ अ मैन बट लेटर पीपल बिकेम इनसिक्योर अबाउट देयर राइट्स। ठीक है, अभी हमने ये डिस्कस करा कि देयर वाज अ टाइम जहाँ पे आइडियलिस्टिक सोसाइटी थी, देयर वाज अ टाइम जहाँ पे हम मानते थे कि लोगों की गोल्डन एज चल रही है, जहाँ हर इंसान अपने काम से मतलब रखेगा, कोई भी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं करेगा, कोई अनफेयर चीज नहीं होगी। ठीक है, तो लॉक भी इस चीज में बिलीव करते थे कि एक गोल्डन एज ऑफ मैन एग्जिस्ट करती है, बट लेटर लोग जो हो गए वो कैसे हो गए, वो इनसिक्योर हो गए। और किस बारे में इनसिक्योर हो गए, उनके राइट्स के बारे में, कि वो इनसिक्योर हो गए कि हमारे राइट्स को कौन प्रोटेक्ट करेगा, हमारे राइट्स वॉलेट हो रहे हैं, हमारे राइट्स का प्रोटेक्शन किस तरीके से होगा, या फिर वो खुद उन राइट्स का प्रोटेक्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो लोग इनसिक्योर हो गए उनके राइट्स के लिए, एंड मैन एंटर्ड इनटू सोशल कॉन्ट्रैक्ट टू प्रोटेक्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखो यही है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी हॉब्स की। तो हॉब्स की थ्योरी में सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्यों कर रहे थे, आपने एक चीज देखी, सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, मैं एक बार पुरानी वाली स्लाइड पे जाके फिर क्लियर करती हूँ। अब ये चीज देखिए, मैन हैज अ नेचुरल डिजायर ऑफ सिक्योरिटी एंड, तो बेसिकली
नेचुरल लॉ स्कूल में जो थॉमस हॉब्स की थ्योरी है ना, यहाँ पे एक इंडिविजुअल, मान लीजिए ए, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है विद द गवर्नमेंट और विद द सोवरेन सी। क्या कॉन्ट्रैक्ट है कि सी जो है वो ए के राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा, काय से, सिक्योरिटी देगा मतलब, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए सिक्योरिटी वर्ड यूज हो रहा है, ठीक है। तो सी जो है वो ए के राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा और बदले में ए अपने सारे राइट सी को देगा, ठीक है ना। तो ए ने अपने राइट दे दिए सी को और सी बदले में उन्हीं राइट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और ये सी क्या है, सोवरेन है, गवर्नमेंट है, ठीक है। तो लॉके ने क्या बोला, तो लॉक ने क्या बोला कि एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है यहाँ पे। और किस बात का सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कि जो गवर्नमेंट है, जो सोवरेन है जिनके बारे में बात कर रहे हैं, वो प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। वहां हम सिक्योरिटी, इंडिविजुअल सिक्योरिटी के बारे में बात कर रहे थे। अनलाइक हॉब्स, वे सोशल कॉन्ट्रैक्ट वाज डन फॉर सिक्योरिटी, जो चीज मैंने आपको भी बताई, ठीक है। तो इसमें ये सारे टर्म्स याद रखना इंपॉर्टेंट है। एक तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, किस लिए हो रहा है, हमें क्या करना है, हमें प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। और वे सोशल कॉन्ट्रैक्ट वाज डन फॉर सिक्योरिटी, हॉब्स जो थे वो सिक्योरिटी के लिए कर रहे थे, और लॉक के में जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट था वो प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए हो रहा था, ओके। नाउ, so man surrendered only a part of his rights, liberty, life and property, ठीक है। तो लॉक ने क्या कहा कि एक पर्सन ने उसको अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना था, इसलिए उसने अपने राइट्स दिए सोवरेन में, बट उसने अपने एब्सोल्यूट राइट्स नहीं दे दिए कि सारे राइट्स ही उसके हो गए। एब्सोल्यूट राइट्स बिल्कुल भी नहीं दिए, उसने क्या दिया, ओनली अ पार्ट ऑफ हिज राइट्स, लिबर्टी, लिबर्टी मतलब एक काइंड ऑफ फ्रीडम, ओके, एंड प्रॉपर्टी। पावर ऑफ सोवरेन वाज लिमिटेड, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि सोवरेन की पावर लिमिटेड है, उन्होंने कोई एब्सोल्यूट राइट्स नहीं दिए हैं सोवरेन को। अभी भी मैंने जैसे अभी इससे पहले वाले साइड में बोला था कि किसी भी तरीके की आर्बिट्री पावर्स नहीं दी गई हैं, एब्सोल्यूट पावर्स नहीं दी गई हैं। जो भी पावर्स दी गई हैं वो लिमिटेड पावर्स दी गई हैं, वो भी किस लिए दी गई हैं, प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए दी गई हैं, ठीक है। नाउ, एंड इफ इट इज अनेबल टू प्रोटेक्ट देम, पीपल कैन प्रोटेस्ट एंड ओवरथ्रो द गवर्नमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं कि जो सोवरेन को जो राइट्स दिए गए हैं ना, वो किसी भी तरीके के एब्सोल्यूट नहीं है। ए ने कॉन्ट्रैक्ट करा सी से कि ए ना, ए के राइट सी प्रोटेक्ट करेगा और ए अपने राइट्स देगा सी को, ठीक है। लेकिन ये पावर क्या है, ये एब्सोल्यूट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर सी ने प्रोटेक्ट नहीं करे तो ए अपने राइट वापस ले लेगा, ठीक है। सो एंड इफ इट इज अनेबल टू प्रोटेक्ट देम, इफ इट्स अनेबल टू प्रोटेक्ट देम एंड पीपल कैन प्रोटेस्ट, तो लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ओवरथ्रो कर सकते हैं गवर्नमेंट को। ये वाली चीज के ऊपर उन्होंने ध्यान दिया था। दैट मैन सरेंडर ओनली अ पार्ट ऑफ हिज राइट्स, लिबर्टी, फ्रीडम एंड प्रॉपर्टी, एंड पावर ऑफ सोवरेन वाज लिमिटेड, ठीक है। एंड इफ इट इज अनेबल टू प्रोटेक्ट देम, पीपल कैन प्रोटेस्ट एंड ओवरथ्रो द गवर्नमेंट। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट थी और इन लॉक ने ये सारी चीजें एक्सप्लेन करी थी। अब हम आगे बढ़ते हैं टू रोजियो। बस एक चीज आपको लॉक में याद रखना है ना, कि लॉक ने इंडिविजुअल को सोवरेन से ज्यादा पावर दी गई, ठीक है। इसी से ही बाकी की पूरी कहानी है लॉक में। क्यों, क्योंकि अगर इंडिविजुअल ने अपने राइट दिए तो है सोवरेन को, बट अगर सोवरेन ने प्रोटेक्ट नहीं किया ना तो ये वापस ले लेगा। इसका मतलब क्या, इंडिविजुअल के पास ज्यादा राइट्स हैं, वापस ले लेगा मतलब ओवरथ्रो कर सकता है उस गवर्नमेंट को, ओके। सो इस चीज का आप लॉक में ध्यान रखिए कि इंडिविजुअल के राइट ज्यादा है सोवरेन के कंपैरिजन में। नाउ, रोजियो, man entered into social contract for equality and freedom, ठीक है।
Rights surrendered to individual, but to rights surrendered not to individual, but to community or general will. ठीक है. तो मैन एंटर इनटू सोशल कॉन्ट्रैक्ट फॉर इक्वालिटी एंड फ्रीडम. तो यहाँ पे अब रोजियो को क्या कहना है कि जो मैन है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में क्यों एंटर कर रहा है, क्योंकि उसको इक्वालिटी चाहिए, उसको फ्रीडम चाहिए. ठीक है, किसी तरीके की फ्रीडम है. अब मान लीजिए कि ए है, बी है, सी है. ठीक है, इन ए को लग रहा है कि बी और सी जो है उनको ज्यादा रिसोर्सेज दी जा रही, ए को इतनी रिसोर्सेज नहीं मिल रही है. तो एक डी पर्सन से बोलेगा कि मुझे इक्वालिटी प्रोवाइड करवाओ. ठीक है, मैं आपको अपने राइट्स दे रहा हूँ, आप मुझे इक्वालिटी प्रोवाइड करवाओ. तो मैन एक इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे एक तरीके का सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है. क्या है ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट? एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है फॉर इक्वालिटी एंड फ्रीडम. तो उसको इक्वालिटी चाहिए, उसको फ्रीडम चाहिए, एंड राइट सरेंडर टू इंडिविजुअल. और यहाँ पे जो है वो एक इंडिविजुअल को राइट सरेंडर नहीं कर रहा है, वो कम्युनिटी को या फिर अपनी एक जनरल विल को अपना राइट सरेंडर कर रहा है. ठीक है, तो एज अ होल सबको अपना राइट सरेंडर कर रहा है. ये रोजियो ने कहा था कि मैन जो है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है, फॉर इक्वालिटी कर रहा है, फॉर फ्रीडम कर रहा है, एंड राइट्स जो है वो एक कम्युनिटी या फिर एक जनरल विल को सरेंडर कर रहा है. देन अब हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज करनी है, और ये नेचुरल लॉ स्कूल का लास्ट स्लाइड है. ठीक है, हम यहाँ लिखते हैं हॉब्स. आप इस चीज को अपनी कॉपी में बना लीजिए जो मैं टेबल अभी बना रही हूँ. यहाँ पे सोशल कॉन्ट्रैक्ट सिक्योरिटी के लिए हो रहा था. ठीक है, देखो अब यहाँ पे तीनों में सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है. वैसे अब एक चीज याद रखना, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है किसकी? हॉब्स की है, लॉक या फिर रोजियो की नहीं है. ठीक है ना. हॉब्स ने क्या बोला कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्यों की जा रही है? सिक्योरिटी के लिए की जा रही है, क्योंकि लोगों को सिक्योरिटी चाहिए, सिक्योरिटी नहीं मिल रही है. ठीक है, तो लोग अपने राइट्स क्यों दे रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट करके? क्योंकि उनको सिक्योरिटी चाहिए. यहाँ लॉक ने क्या बोला कि लोग अपने राइट्स क्यों दे रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट करके? क्योंकि उनको अपनी प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन चाहिए. ठीक है, तो फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी लोग ऐसा कर रहे हैं. फिर रोजियो ने क्या बोला कि लोग क्यों कर रहे हैं ये कॉन्ट्रैक्ट? क्योंकि उनको इक्वालिटी चाहिए और उनको फ्रीडम चाहिए. ठीक है, तो यहाँ तीनों में आपने डिफरेंस देखा. तो इनकेस अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन अराइज होता है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू रोजियो किस पर्पस के लिए किया जाता है, एंड वहां पे ऑप्शन दे देते हैं आपको: ए सिक्योरिटी, बी प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन, सी इक्वालिटी एंड फ्रीडम, एंड डी नन ऑफ द अबव. तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? इक्वालिटी एंड फ्रीडम. ठीक है, ये वाला. सो याद रखने की रोजियो ने क्यों कॉन्ट्रैक्ट किया था. रोजियो के अकॉर्डिंगली कॉन्ट्रैक्ट कोई पर्सन क्यों करता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्यों करता है? इक्वालिटी फ्रीडम पाने के लिए. लॉ के अकॉर्डिंगली प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन पाने के लिए. और हॉब्स के अकॉर्डिंगली सिक्योरिटी पाने के लिए. अब एक चीज और है, सेकेंड पॉइंट इसका. Just 1 second. या हाँ, अच्छा, अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो यहाँ कॉन्ट्रैक्ट में ये राइट्स दे किसको रहा था? इंडिविजुअल.
ये सोवरेन को दे रहा था। लॉक के थ्योरी में भी सोवरेन को राइट दिया जा रहा था, बट रोजियो की थ्योरी में राइट्स किसको दिए जा रहे हैं? अभी हमने पढ़ा था, जनरल विल या फिर कम्युनिटी को। ठीक है, तो ये तीन चीजों के बारे में आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि यहाँ पे राइट्स किस लिए दिए जा रहे हैं। हाँ, तो यहाँ जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ए और सी कौन है, मैं बार बार बता रही हूँ, गवर्नमेंट। सी यहाँ पे गवर्नमेंट है। ठीक है, अरे यार, सी यहाँ पे गवर्नमेंट है। तो यहाँ पे भी गवर्नमेंट को राइट दिए कि आप हमको सिक्योरिटी प्रोवाइड करो। गवर्नमेंट बोलेगा कि हम आपके राइट प्रोटेक्ट करेंगे, और ए जो है अपने राइट सी को देगा। और यहाँ पे आप किसको दे रहा है? ए सी को ही दे रहा है, गवर्नमेंट को राइट दे रहा है जिससे कि वो उसकी प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट करे। और यहाँ पे जो वो राइट है ना इक्वालिटी ऑफ फ्रीडम के लिए, वो कम्युनिटी को दे रहा है, वो किसी एक पर्सन सी को नहीं दे रहा है, वो कम्युनिटी को दे रहा है कि सब मिलके एक दूसरे की इक्वालिटी का ध्यान रखेंगे, सब मिलके एक दूसरे के फ्रीडम के बारे में ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बस इतना याद रखना आपको कि यहाँ पे जनरल विल को दिए जा रहे हैं। ठीक है, राइट, यहाँ दोनों में सोवरेन है, यहाँ जनरल विल है। सो अब नेचुरल लॉ में हमको आई डोंट नो व्हाई माय पेन इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। ओके, अब हमने नेचुरल लॉ स्कूल पढ़ा, तो हमको थोड़ा सा नेचुरल जस्टिस के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और इसलिए भी हम पढ़ रहे हैं क्योंकि नेचुरल जस्टिस आपके एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का पार्ट है। ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था कि हम कुछ लैटिन मैक्सिम्स भी डिस्कस करेंगे, तो पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं। ऑडियो अल्टरम पार्टम क्या मतलब होता है इसका? हियर टू द अदर पार्टी, या फिर ठीक है, या फिर राइट टू बी हर्ड जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चीज आ गई? राइट टू बी हर्ड। ठीक है, हियर टू द अदर पार्टी, दूसरे पर्सन को सुनने का मौका, उसको सुनो। ठीक है, अब इसका मैं बहुत सिंपल से एग्जांपल जिसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, कि जब कोई भी केस होता है ना, कोई भी क्रिमिनल केस हो रहा है, सिविल केस हो रहा है, तो एक प्लेंटिफ होता है, मान लीजिए सिविल में, एक होता है डिफेंडेंट। ठीक है, ये प्लेंटिफ है अपना, ये डिफेंडेंट है। तो क्या एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स हो जाती है कि एक केस लेके ले जाए कोर्ट के सामने और कोर्ट डिसीजन दे दे बी के अगेंस्ट में? नहीं होता ना। एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स ऐसे नहीं होती जब तक कि बी अपीयर ना हो। फिर वो ऑर्डर 9 में आप जाओगे, आपने पढ़ा होगा अगर सीपीसी, तो आप वहां देखोगे अपीयरेंसेस के बारे में बात करते हैं कि एक्स पार्टी प्रोसीडिंग कब होती है? जब डिफेंडेंट अपीयर ना हो, और उसके भी एक्सेप्शंस होते हैं। ठीक है, कि अगर वो कोई सफिशिएंट रीजन दे देता है कि मैं क्यों नहीं आ पाया, तो वो चीज हट जाती है। बट बेसिकली यही होता है ना हर केस में। ये एक नेचुरल लॉ का प्रिंसिपल है कि आप किसी भी अदर पर्सन को, अगर कोई भी सिविल सूट, क्रिमिनल क्रिमिनल केस फाइल होता है, तो आपको दूसरे वाले पर्सन को सुनना पड़ेगा। इवन इन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की जो हम प्रोसीडिंग्स बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग्स होती हैं, उसमें भी हम किसी भी पर्सन को सुने बिना उसके अगेंस्ट कोई डिसीजन, उसके अगेंस्ट कोई भी डिसीजन नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो यही बोलता है ऑडियो अल्टरम पार्टम दैट लिसन टू द अदर पार्टी, हियर टू द अदर पार्टी विदाउट गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग, नो डिसीजन विल बी टेकन। और ये बहुत सिंपल सा हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, नेचुरल लॉ का प्रिंसिपल है। तो नेचुरल लॉ के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? रीजनेबल होते हैं, रैशनल होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं। अब आप बताओ, ऐसा तो होगा नहीं ना कि इंडिया में ऑडियो ऑल्टरम पार्टम सामने वाले को सुनने का, बोलने का मौका दे रहे हैं, बट सिर्फ फ्रांस में ऑडियो ऑल्टरम पार्टम नहीं चलेगा, एक्स पार्टी हो जाएंगे केसेस के डिसीजन, ऐसा नहीं होता ना। तो यूनिवर्सल है, रीजन है, रैशनैलिटी है, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो कि इनहेरेंट है, कि आप कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है तो आप सामने वालों को तो सुन लो। ठीक है, तो ये है ऑडियो अल्टरम पार्टन। रूल अगेंस्ट बायस, अच्छा ठीक है, बायस जो होते हैं ना, हम जब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बारे में बात करते हैं, तो वी हैव गॉट पर्सनल बायस,
We have got pecuniary bias, and we have got subject matter bias. तो नेचुरल लॉ जो है वो इन तीनों बायसेस बोलते हैं कि ये तीनों बायस नहीं होंगे। ठीक है, नो सच बायस विल बी देयर। किसी भी तरह का पर्सनल बायस नहीं करोगे आप, किसी भी तरह का पेकिनरी बायस नहीं करोगे, किसी तरह का सब्जेक्ट मैटर बायस नहीं करोगे। ठीक है, तो ये बेसिकली कुछ नेचुरल लॉ के प्रिंसिपल्स में से एक है। देन रूल ऑफ फेयर हेयरिंग। ठीक है, कोई भी सूट फाइल होता है तो क्या उस सूट में बिना फेयर हेयरिंग कराए आपको डिसीजन दे देना चाहिए? टुमारो फॉर एग्जांपल यू अपीयर फॉर एक जुडिशरी एग्जामिनेशन एंड यू बिकम अ जज, तो क्या आप आपके सामने दो पार्टीज आती हैं, तो ऑब्वियसली यू विल बी गिविंग एन अपॉर्चुनिटी to speak to both the parties, not just to the accused but also to the to the to the plaintiff, to the defendant, to both of them, right, to the prosecution, to the accused, सबको आप सुनने का, बोलने का मौका दोगे, सबको सुना जाएगा। तो रूल ऑफ फेयर हेयरिंग यही है कि फेयरली हर चीज हो, कोई भी चीज आर्बिट्री ना हो। ठीक है, ब्लैंकेटली कोई भी डिसीजन ना दिया जाए, कोई ब्लैंकेट डिसीजन ना दिया जाए, और यही सारी चीजें रूल ऑफ फेयर हेयरिंग को कॉन्स्टिट्यूट करती है। ठीक है, ना रीजन डिसीजन, हर कोई भी डिसीजन के हम जब बात करते हैं, अच्छा आपने स्टार्टिंग क्लासेस में दो चीजें पढ़ी होंगी, रेशियो, रेशियो डेसिडेंडी, एंड दूसरा क्या पढ़ा था आपने, ओबिटा डिक्टा। ठीक है, ये दो चीज है, पहली हो गया आपका रेशियो, दूसरा हो गया आपका ओबिटा। तो क्या होता है यहाँ पे कि रेशियो जो होता है ना वो होता है द रीजन बिहाइंड द डिसीजन। ठीक है, वो डिसीजन क्यों दिया गया है, किस एविडेंसेस के आधार पे दिया गया है, और क्या बेसिस ऑफ डिसीजन को देने का, वो होता है रेशियो। ओबिटर क्या होता है, जो भी जज होता है, जो भी अपने कमेंट्स ऐड करना चाहते हैं, जो भी उनका ओपिनियन होता है उस केस से रिलेटेड, उस फैक्ट से रिलेटेड, वो सारी चीजें ओबिटर में आती हैं। सो ओबिटर इज नेवर द बेसिस ऑन विच द डिसीजन इज गिवन। फॉर एग्जाम्पल, कई बार आपने देखा होगा ना कि जजेस अपने जजमेंट में पोएम्स लिख रहे हैं, है ना, बाकी चीजें लिख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर इन्वायरमेंट का केस है तो लिख रहे हैं कि नहीं, इन्वायरमेंट इंपॉर्टेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है, तो ये इस बेसिस पे जजमेंट तो नहीं दिया गया है, जजमेंट तो एविडेंसेस पे दिया होगा ना। तो ओबिटर ओबिटर टिकता क्या होता है, जो भी ओपिनियन है जजेस का वो, और रेशियो डिसिडेंडे क्या होता है, जिस बेसिस पे डिसीजन को दिया गया हो। ठीक है, सो रीजन डिसीजन यही होता है कि आप जो भी डिसीजन दोगे वो रीजन होना चाहिए, वो स्पीकिंग होना चाहिए। ठीक है, स्पीकिंग होना चाहिए मतलब डिसीजन शुड बी स्पीकिंग। इसका मतलब क्या होना चाहिए, रीजन स्पीकिंग होना चाहिए, मतलब कि जस्टिस शुड नॉट ओनली बी सीन बट ऑल्सो बी डन। ठीक है ना, तो जस्टिस सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए कि, सॉरी आई थिंक आई रोट दी ऑपोजिट, जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट ऑल्सो सीन, है ना। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जस्टिस हो रहा है, वो दिखना भी चाहिए कि जस्टिस हो रहा है, क्योंकि अगर दिखेगा नहीं तो लोगों का कोर्ट सिस्टम से भरोसा उठ जाएगा। ठीक है, कोई मानेगा नहीं। तो जस्टिस शुड ऑल्सो बी सीन, जस्टिस का दिखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जस्टिस हुआ है। एंड ये इसका रीजन ये है, सो दैट everybody puts his faith into the judiciary, into the Indian judiciary। तो रीजन डिसीजन होना चाहिए, जो भी डिसीजन होता है वो स्पीकिंग डिसीजन होना चाहिए, जिससे कि लोगों को समझ में आए वो डिसीजन। We have done rule against bias, we have done audio altering pattern, we have done rule of fair hearing, fair hearing we have done it, हाँ, reason decision। Now nemo jurisdiction causa sua, इसका आपको पता है मतलब, ट्राई करिए याद करने का कि इस चीज का मीनिंग क्या होता है। ये इंपॉर्टेंट लैटिन मैक्सिम है, एंड लैटिन मैक्सिम्स फॉर्म अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस एज वेल। तो इसका मतलब क्या होता है,
नो पर्सन शैल बी अ जज इन हिज ओन केस। नेमो जुडिक्स इन कॉजेस हुआ। ठीक है, आप खुद से समझो। एक सूट चल रहा है आपके और आपके, मान लीजिए आपके पड़ोसी हैं बी एंड सी, आपका कोई फैमिली मेंबर है, ठीक है, आप जज हो और आप डिसीजन दे देते हो कोई भी, आप डिसीजन दे देते हो कोई भी इन द फेवर ऑफ सी, आपका रिलेटिव। क्या वो डिसीजन जो आपने दिया है वो फेयर हुआ? इसलिए कि दो लोगों में लड़ाई है, उसमें से एक आपका बेस्ट फ्रेंड है, तो आप अपने बेस्ट फ्रेंड को ही बचाओगे ना, है ना? और अगर आप नहीं भी बचाओगे तो बाद में क्वेश्चन अराइज होता है कि यार इस सूट में तो ये जो पर्सन था ये जज से मिला हुआ था, ये जज का फ्रेंड था, रिलेटिव था, तो वो जजमेंट फेयर कैसे हुआ? राइट, क्वेश्चन अराइज होता है। सो कोई भी पर्सन, मतलब इस टर्मिनोलॉजी का ये मतलब है कि नो पर्सन शैल बी अ जज इन हिज ओन केस। कोई पर्सन अपना खुद का केस डिसाइड नहीं कर सकता है। ठीक है, यही जो चीज है इस लैटिन मैक्सिम में दी गई है। Then no absolute power, definitely natural law school is absolutely against absolute power। fairness जो मैंने बोला था कि fairness होनी ही चाहिए। So that's all for natural law school। Now let us move ahead towards realist school। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं रियलिस्ट स्कूल। देखिए, रियलिस्ट स्कूल के एक सेकेंड। तो जब हम रियलिस्ट स्कूल के बारे में बात करते हैं ना, तो एक चीज आप याद रख लीजिए कि रियलिस्ट स्कूल जो है सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल स्कूल है। ये बोलते हैं बहुत बातें कर ली कि लॉ ऐसा होना चाहिए, कमांड ऑफ द सोवरेन, लॉ कस्टम के बेसिस पे होना चाहिए, लॉ ना सोसाइटी को सर्व करना चाहिए, सोसाइटी से रिलेशन होना चाहिए लॉ का, या रीजन बताओ लॉ का कैसे क्या फॉलो होना चाहिए, व्हाई, व्हाट, हाउ। ठीक है, या फिर बहुत नेचुरल प्रिंसिपल्स ही लॉ होने चाहिए। ये सारे स्कूल, नेचुरल लॉ स्कूल, फिलोसॉफिकल स्कूल, सोशियोलॉजिकल स्कूल, हिस्टोरिकल एनालिटिकल, ये है पांच जो हमने इससे पहले पढ़े। रियल स्कूल बोलता है इन सब का इफेक्ट कहाँ है? आप लॉ की डेफिनेशन दे रहे हो, आप ये बता पूछ रहे हो कि लॉ को कैसे फॉलो करना है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है उसके, क्या आपने उसको फॉलो करा कि आपने सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन ही दी, या आपने सिर्फ एक थ्योरी ही दी? क्या लॉ सही में फॉलो हो रहा है, या फिर जिस पर्पस से उस लॉ को बनाया था क्या वो पर्पस अचीव हो रहा है? आप उसकी प्रैक्टिकलिटी में तो आओ। बहुत सारी थ्योरी के बारे में बात हो गई, बट उसका प्रैक्टिकल कहाँ हुआ? ये सारे क्वेश्चंस रियल स्कूल ने उठाए थे। ठीक है, इसलिए इसको ही सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल स्कूल माना जाता है, रियल स्कूल को। एंड वन मोर थिंग कि रियल स्कूल जो था ना, उसने कोर्ट्स को काफी सारा इम्पोर्टेंस दिया। कोर्ट्स डिसीजंस, कोर्ट्स के डिसीजंस को, प्रीसिडेंट्स को, इन ये सारी चीजें इनके लिए इम्पोर्टेंट थी। ठीक है, इन्होंने रियल स्कूल वालों ने स्टैट्यूट्स को इतना नहीं माना, कस्टम्स को इतना नहीं माना जितना कि प्रेसिडेंट्स को माना है। ठीक है, तो यहाँ पे कोर्ट सिस्टम को काफी सारा इम्पोर्टेंस दिया गया था। और बेसिकली कॉन्सिक्वेंसेस और इफेक्ट्स के बारे में बात हुआ था कि जो भी हमने इतनी थ्योरी पढ़ी है, क्या वो एक्चुअली प्रैक्टिकली यूज में आ भी रही है या नहीं आ रही है? ठीक है, लॉ अपना पर्पस सर्व कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है? तो ये सारी चीजें रियल स्कूल के द्वारा डिस्कस की गई थी। अब हम लोग देखते हैं कि रियल स्कूल में क्या क्या चीजें थी। ठीक है, ओके। सो रियल स्कूल जो है वो सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल स्कूल रहा है, जो कि मैंने अभी कहा आपको। और ये डिसीजन पे फोकस था इनका।
जो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देते थे, मतलब सुप्रीम कोर्ट हमारे कंट्री में जैसे मान ले, तो जो भी अपेक्स कोर्ट होगा उस कंट्री का, उनके डिसीजन के बेसिस पे ही उन्होंने बोला कि लॉ चलता है, मतलब प्रीसिडेंट्स की हाईएस्ट वैल्यू। ठीक है ना। इफेक्ट ऑफ लॉ ऑन ऑफिशियल एक्शन, तो लॉ का क्या इफेक्ट है काय पे, ऑफिशियल एक्शन पे, कि लॉ का इफेक्ट हो भी रहा है नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे लॉ के इफेक्ट के बारे में बात की गई थी ऑफिशियल एक्शन पे। ठीक है। देन वर्किंग ऑफ लॉ एंड इट्स इफेक्ट, जो मैंने अभी आपको बोला कि लॉ की वर्किंग कैसी चल रही है, उसके इफेक्ट्स कैसे हैं, इन सारी चीजों के बारे में इन्होंने बात करी, इतनी प्रैक्टिकल चीजों के बारे में बात करी। देन इट फोकस्ड ऑन डिसीजन गिवन बाय कोर्ट। तो अगर आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, एमसीक्यू जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता, बट स्टेटमेंट में इफेक्ट ऑफ लॉ के बारे में पूछा गया है, ठीक है, वर्किंग ऑफ लॉ के बारे में बताया, मतलब पूछा गया है, इफेक्ट के बारे में बताया गया है, एंड आपको ऑप्शन में एनालिटिकल, हिस्टोरिकल, रियलिस्ट एंड नेचुरल लॉ स्कूल दिया गया है, तो आप क्या ऑप्शन लगाओगे? रियलिस्ट। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये कॉन्सिक्वेंसेस, इफेक्ट, वर्किंग, इन सब के बारे में बात कर रहा है, और कोर्ट्स के द्वारा जो डिसीजन दिए गए थे उन सब के बारे में बात कर रहा है। नाउ वी टॉक अबाउट होम्स। ठीक है, तो होम्स कौन थे ये? देखिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ही वाज लाइक वेरी फेमस, द फादर जिसको हम एक तरीके से बोल सकते हैं, एंड ही वाज द फादर ऑफ अमेरिकन रियलिज्म। ये जो रियलिस्ट के बारे में बात करते हैं, तो अमेरिकन रियलिज्म के इनको फादर कहा जाता था, और इन्होंने एक दी थी बैडमैन थ्योरी। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि बैडमैन थ्योरी क्या होती है। देखिए, बहुत सिंपल सी चीज है कि होम्स का ऐसा मानना था कि लॉ को एक बैडमैन से अच्छा और कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, वही बोलते थे कि अगर कोई पर्सन कुछ गलत करने जा रहा है, तो डेफिनेटली वो जब गलत करेगा तो वो ऐसे ही गलत नहीं कर देगा। इजीएस्ट एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई चोर है, वो चोरी करने जा रहा है, ठीक है, तो वो ऐसे हर किसी के घर में नहीं चला जाता, राइट। अपन बोलते हैं ना कि चोर भी रैकी करके जाते हैं, या फिर अपन बोलते हैं ना कि कोई भी क्राइम होता है तो उस क्राइम कमिट होने से पहले क्या होता है कि काफी सारी प्लानिंग लगी रहती है, राइट। तो जो भी बैड मैन होगा, जो भी पर्सन जो कि कोई बैड एक्ट करने वाला होगा, वो लॉ को पहले प्रिडिक्ट करेगा। वो कैसे प्रिडिक्ट करेगा कि अगर मैंने ये काम गलत किया, ठीक है, कोई भी पर्सन ये देखेगा कि अगर मैंने ये काम गलत किया तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, इसकी क्या पनिशमेंट्स हो सकती है, और मेरे साथ क्या कितना बुरा हो सकता है। ठीक है, आज की तारीख में हम जैसे कि अभी हम रिसेंटली देख रहे हैं, मणिपुर का इंसिडेंट हुआ है। ठीक है, तो वही बात होगी कि इधर यू स्टे लाइक कि निर्भया गैंगरेप केस में क्या हुआ था, जो अक्यूज थे उनको सजा लगते हुए 6 7 8 साल हो गए। ठीक है, और अभी जो मणिपुर का केस चल रहा है, जो वीडियो जितनी तेज वायरल हुआ, क्या उतनी जल्दी हम उसके प्रोसीजर कर पाएंगे? मैं ये नहीं बोल रही कि आप पनिशमेंट दे दो बहुत जल्दी, बट एटलीस्ट प्रोसीजरल जो भी जो काम है वो सारे तो होने चाहिए, राइट। तो जो भी इंसान है जो गलत करने जा रहा है, वो ये सोचेगा कि अगर मैंने गलत करा तो मुझे उसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेस मिलेंगे। ठीक है, तो जब वो कॉन्सिक्वेंसेस सोच रहा है तो वो डेफिनेटली लॉ को प्रिडिक्ट कर रहा है, वो प्रिडिक्शन कर रहा है कि अगर मैंने ये गलत काम किया तो इस गलत काम का प्रिडिक्ट करके ये कॉन्सिक्वेंस निकलेगा। तो कोई भी एक ऑर्डिनरी पर्सन, आप खुद बताओ, आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो तो आप कुछ गलत काम का प्रिडिक्शन ही क्यों करोगे? ठीक है, अगर आप चीटिंग नहीं कर रहे हो तो आप ये बैठ के तो नहीं सोचोगे कि अगर मैंने चीटिंग करी तो मैम मुझे पकड़ लेंगी, राइट, नॉट, यू नॉट डू दिस। बट अगर वही आप चीटिंग कर रहे हो तो यूल डेफिनेटली प्रिडिक्ट कि अच्छा मैं यहाँ चिट छुपाता हूँ, या मैं यहाँ चिट नहीं छुपाता हूँ, यहाँ पकड़ा जाऊंगा। ठीक है, यहाँ चांसेस ज्यादा है पकड़े जाने की, यहाँ चांसेस कम है। तो बस यही है बैडमैन थ्योरी में, कि एवरी पर्सन हु इज अ बैड पर्सन वो लॉ को सबसे अच्छी तरीके से प्रिडिक्ट करता है। सो लॉ इज नथिंग बट अ प्रिडिक्शन। ठीक है, लॉ एक प्रिडिक्शन है, और बैडमैन प्रिडिक्ट्स लॉ बेटर देन एनीवन एल्स। ठीक है, तो लॉ क्या है, हमको एक बैडमैन की नजरों से लॉ देख के हमें को लॉ कैसे बनाना चाहिए, एक बैडमैन की नजरों से लॉ बनाना चाहिए। क्योंकि आप बना किस लिए रहे हो वो लॉ, इसलिए तो बना रहे हो ना कि इस तरीके से बैड एक्ट्स ना हो पाए। तो इनका ये कहना था कि जो भी आप लॉ बनाओगे ना, आप लॉ बनाओ प्रिडिक्ट करके,
कि आगे आने वाले फ्यूचर में और क्या क्या गलत हो सकता है, कैसे कैसी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। तो और यह प्रिडिक्ट कैसे करोगे, एक बैडमैन की नजरों से, ठीक है। सो यू हैव टू मेक अ लॉ फ्रॉम द आईज, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ बैडमैन। ये थे बैडमैन थ्योरी। लॉ इज नथिंग बट अ प्रिडिक्शन एंड बैडमैन प्रिडिक्ट्स लॉ बेटर देन एनीवन एल्स। देन जो रिलीज स्कूल थे, इनका क्या बोलना था कि लॉ क्या होता है, लॉजिक लगा रहे हो आप उसमें, प्लस आप एक्सपीरियंस के बेसिस पे। अच्छा, आप प्रिडिक्ट कैसे करते हो चीजों को, जो चीज आपने करी नहीं है उसका बारे में आपको पता नहीं होगा, आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वुड बी अ वेक एग्जाम्पल, बट अगर कोई स्टूडेंट है जो 3-4 साल से एग्जामिनेशन दे रहा है, कोई पर्टिकुलर एग्जामिनेशन दे रहा है, वो कुछ टाइम में प्रिडिक्ट करने लगेगा कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इतना कट ऑफ जाएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन आया, और अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो इतना कट ऑफ जाएगा, ठीक है। ये कैसे आता है, एक्सपीरियंस से, है ना। तो ये चीज एक्सपीरियंस से आती है, प्रिडिक्शन भी एक्सपीरियंस से आता है। तो लॉ रियल स्कूल के अकॉर्डिंगली क्या था, लॉजिक प्लस एक्सपीरियंस था, ठीक है। सो लॉ इक्वल्स टू लॉजिक प्लस एक्सपीरियंस एंड बैडमैन प्रिडिक्ट्स लॉ बेटर देन एनीवन एल्स। Law is nothing but a prediction, and Holmes was the father of American realism. Now we talk about Gray. ठीक है, देखिए, ग्रे जो थे ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। किस पर्सपेक्टिव से, अगेन रियलिस्ट स्कूल के लिए ग्रे इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, ठीक है। सो ग्रे के अकॉर्डिंगली लॉ क्या है, लॉ इज द लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज डिटरमाइंड बाय कोर्ट्स। तो ग्रे जो थे वो कोर्ट्स और जुडिशियल सिस्टम को बहुत मानते थे, उन्हें सिंपल ये बोला कि लॉ वही है जो कोर्ट बताते हैं, ठीक है। तो वही सारे राइट्स जो कोर्ट ने दिए गए हैं और वही सारी ड्यूटीज जो कोर्ट ने लगाई है, ये हो जाएगा लॉ, ठीक है। सो ग्रे वॉज अ वेरी फर्म बिलीवर ऑफ कोर्ट सिस्टम, एंड उन्होंने बोला था कि लॉ इज नथिंग बट जो कि लीगल राइट्स एंड जो ड्यूटीज हैं जो कि कोर्ट ने दी गई हैं वही सारे लॉ हो गए, बाकी सब क्या है। बाकी सब क्या है, बाकी सब एक सिर्फ और सिर्फ सोर्स ऑफ लॉ है, ठीक है। पर जो लॉ है वो तो वही राइट्स है और वही ड्यूटीज है कि कोर्ट्स ने बताई है, बाकी सारे सोर्स ऑफ लॉ है, चाहे वो कस्टम हो, सोर्स ऑफ लॉ है, स्टैट्यूट्स हो, ठीक है। बाकी सबको उन्होंने सोर्स ऑफ लॉ में डाल दिया, उन्होंने बोला कि लॉ वही है जो कि लीगल राइट्स और ड्यूटीज जो कि कोर्ट डिटरमाइन करते हैं। देन इनकी जो अप्रोच थी वो कम्प्लीटली एक कोर्ट ओरिएंटेड अप्रोच थी, ठीक है। व्हाट इज अ कोर्ट ओरिएंटेड अप्रोच, मतलब जैसे जैसे कोर्ट्स कहेंगे वैसे वैसे होगा। देन वी टॉक अबाउट एल्विन। Just a second, guys. Give me just 2 minutes. Yeah. I hope I am audible. Yeah, I hope I am audible and visible. Yeah, better now. Now see, एल्विन का क्या बोलना था, इनका कहना था that movement in thought
एंड वर्क अबाउट लॉ। जो रिलीजियस स्कूल है उसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लोग हैं वो होम्स हैं और ग्रे हैं। बाकी जो हम पढ़ने वाले वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हमको पढ़ना पड़ेगा, राइट। सो इन्होंने बस इतना सा स्टेटमेंट इनका मूवमेंट इन थॉट एंड वर्क अबाउट लॉ। देन फंक्शंस ऑफ लॉ, ठीक है। सो एल्विन वाज अ पर्सन जिन्होंने फंक्शंस ऑफ लॉ दिए थे। तो बस इतना ही एमसीक्यू में आता है कि फंक्शंस ऑफ लॉ किसने दिए थे, एल्विन ने दिए थे। आप इसको बस एक बार रीड कर लीजिए, यू विल बी क्लियर अबाउट इट। लॉ इन फ्लक्स एंड जुडिशियल क्रिएशन ऑफ लॉ, इट मींस वी नीड लॉ, वी वी नीड लॉ एवरी टाइम, ठीक है। हमको हमेशा ही लॉ की जरूरत है। देन सोसाइटी चेंजेस फास्टर देन लॉ, सो देयर इज अ कांस्टेंट नीड टू इम्प्रूव। मतलब ये बोल रहा है लॉ के डायनेमिक नेचर के बारे में, सोसाइटी के डायनेमिक नेचर के बारे में। देन टेम्पररी सेपरेशन बिटवीन लॉ इज, मतलब लॉ जैसा है एंड ऑट टू बी इज टू बी स्टडीड, ठीक है। तो यहाँ तो आपको समझ में आ गया कि जो सोसाइटी है वो लॉ से ज्यादा तेज चेंज होती है। तो जितनी तेज तेज सोसाइटी चेंज होती जाती है उतनी ही तेज तेज हमको इम्प्रूव करने की भी नीड है, हमको उतनी जल्दी जल्दी इम्प्रूव भी होना पड़ेगा। सोसाइटी चेंजेस फास्टर देन लॉ, सो देयर इज अ कॉन्स्टेंट नीड टू इम्प्रूव। देन टेम्पररी सेपरेशन बिटवीन लॉ इज एंड ऑट टू बी स्टडीड। तो अभी जैसा लॉ एग्जिस्ट कर रहा है और जैसा लॉ होगा, तो जो सेपरेशन है ना, आपको ये पढ़ना है कि अभी ऐसा है और ऐसा होगा, इसके बीच के जो गैप है आपको ये फिल करना है और आपको इस गैप के बारे में पढ़ना है। So temporary separation between law is and ought to be studied. Law contain ideologies, pervasive and powerful ideas which are largely unspoken. So law में ऐसी ideologies हैं, ऐसे ideas हैं जो कि largely क्या है, unspoken है। So functions of law, बस इसको अगर आपको point wise याद रखना है कि functions of law में क्या क्या चीजें बताई गई थी, तो आप बस ये देखिए। वी नीड लॉ एवरी टाइम, आपको लॉ की जरूरत है हर वक्त, ठीक है। सोसाइटी चेंजेस फास्टर एंड लॉ, तो हमको इम्प्रूव करने की, हमें कांस्टेंट नीड है इम्प्रूव करने की, जैसा कांस्टेंट नीड टू इम्प्रूव, ठीक है। देन टेम्पररी सेपरेशन बिटवीन लॉ इज एंड नॉट टू बी, ठीक है। तो एक टेम्पररी सेपरेशन जो है आपको वो पढ़ना है कि कैसा है लॉ और कैसा होना चाहिए। देन लॉ में आइडियोलॉजीज हैं और पावरफुल आइडियाज हैं जो कि अभी तक अनस्पोकन। बस बहुत ज्यादा देयर इज नथिंग टू अंडरस्टैंड इनटू इट, ओके। Then we talk about the law jobs, ठीक है। ये भी एल्विन की थी, तो आपको इतना याद रखना है कि जब भी लॉ, फंक्शंस ऑफ लॉ हो या फिर लॉ जॉब्स के बारे में बात हुई तो ये इन्होंने दी है, ठीक है। तो लॉ जॉब्स में बस ये चार चीजें हैं, क्या, कि रिपेयर ऑब्लिक है यहाँ पे, डिस्पोजिशन ऑफ अ ट्रबल इन सोसाइटी, तो जो भी सोसाइटी में ट्रबल्स हैं उनको रिपेयर करने का काम है लॉ का। कंबाइनिंग द एक्सपेक्टेशन इन द सोसाइटी, तरीके से जो भी सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस है वो फुलफिल करना है, जो भी सोसाइटी में ट्रबल्स हैं उनको रिपेयर करना है। Then arrangement of all procedure oblique legislation so that it is properly followed and regulated by the society। तो लॉ को इस तरीके से प्रोसीजर में लिखना है, इस तरीके से लेजिस्लेट एक तरीके का फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना है, प्रोसीजर प्रोवाइड करना है, लेजिस्लेशन प्रोवाइड करना है, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना है, सो दैट इट इज प्रॉपरली फॉलोड, इसका प्रॉपर फॉलो किया जा रहा है और प्रॉपरली रेगुलेट किया जा रहा है, ठीक है। सो अरेंजमेंट ऑफ ऑल द प्रोसीजर लेजिस्लेशन सो दैट इट इज प्रॉपरली फॉलोड एंड रेगुलेटेड बाय द सोसाइटी। देन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी as a whole so as to provide integration, direction, incentive and brotherhood। तो आपको बस ये बेसिक बेसिक सी चीजें इस चीज का ध्यान रखना है कि पहला हो गया क्या, रिपेयर ऑफ एनी ट्रबल इन द सोसाइटी, ठीक है। दूसरा कंबाइनिंग द एक्सपेक्टेशन इन द सोसाइटी,
ठीक है, कंबाइनिंग द एक्सपेक्टेशन ऑफ सोसाइटी, अरेंजमेंट ऑफ ऑल द प्रोसीजर आर प्रॉपर्ली फॉलोड। ठीक है, तो एक प्रोसीजर क्रिएट करा सो दैट वो फॉलो किया जा रहा है, और सोसाइटी को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करना जैसे कि इंटीग्रेशन और डायरेक्शन इंसेंटिव हो और ब्रदरहुड हो। तो जेरोम फ्रैंक इज द लास्ट पर्सन, जूरिस्ट, जिनको हम पढ़ रहे हैं इन द रियल स्कूल, जेरोम फ्रैंक। सो ही वाज द फादर ऑफ सिंबल थ्योरी। आपको इसमें क्या याद रखना है? सिंबल थ्योरी याद रखना है। ठीक है, सिंबल थ्योरी याद रखना इंपॉर्टेंट है कि सिंबल थ्योरी किसने दी थी? जेरोम फ्रैंक ने। इन्होंने क्या कहा था कि जो लॉ है वो अनसर्टेन है। ठीक है, देन इन्होंने कहा कि यहाँ फुल स्टॉप नहीं आएगा। ठीक है, इन्होंने कहा कि जजेस डोंट मेक लॉ, दे डिस्कवर इट। एग्जाम्पल आर्टिकल 21। इन्होंने बोला कि जजेस कोई लॉ बनाते नहीं है, वो सिर्फ लॉ को डिस्कवर करते हैं। ठीक है, मैं भी आर्टिकल 21 के बारे में डिस्कस करना चाहूंगी। आर्टिकल 21 कितना लाइन का है? वन सिंगल लाइन। लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कहते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है आर्टिकल 21 से रिलेटेड, लैंडमार्क केस पे, इसलिए मैं लिख भी देती हूँ। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें जो आर्टिकल 21 था ना, उसका स्कोप इंक्रीज किया गया था, और कहा गया था कि आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, मतलब सिर्फ और सिर्फ लाइफ नहीं होता कि उसको जिंदा रखना है, चाहे आप उसको बहुत बुरी हालत में जिंदा रखो। उसका मतलब होता है टू लिव विद डिग्निटी, एक डिग्निफाइड लाइफ देना। ठीक है ना? तो ये इस बारे में मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये ना आप नोट कर लीजिए। इस केस में लिखा गया था कि राइट टू लाइफ डज नॉट मीन्स मेयर लाइफ, बट इट मीन्स टू लिव विद डिग्निटी। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 21 में सीरीज ऑफ केस लॉस हैं। अगर मैं भी आपको लिखवाने बैठ जाऊं तो मिनिमम 20 केस लॉस तो हम बात कर ही लेंगे। जैसे एक दो हम लिखते हैं, परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया किस चीज का केस था? हेल्थ के रिलेटेड था। ठीक है, राइट टू हेल्थ। उसके बाद जो रामलीला मैदान का केस था, ठीक है, रामलीला मैदान केस वर्सेस होम सेक्रेटरी दिल्ली। ठीक है, तो उसमें क्या था? राइट टू स्लीप के बारे में बात की गई थी। देन राइट टू गुड एनवायरमेंट। ठीक है, उसके अलावा वी हैव लीगल एड के बारे में, एडल्ट्री का जो केस है था, देन जोसेफ शाइन का जो केस था, एनसीटी दिल्ली का जो केस था, हमने नवतेज सिंह जोहर का भी केस पढ़ा है। ठीक है, राइट टू प्राइवेसी का केस है, पुत्तस्वामी वर्सेस ऑफ इंडिया। ठीक है, देयर आर सो मेनी केसेस इन आर्टिकल 21। सो आर्टिकल 21 का स्कोप कितना बड़ा है ना। तो बस वही बोल रहे हैं कि जजेस लॉ बनाते नहीं है, वो लॉ को डिस्कवर करते हैं। और ये केसेस किसने दिए हैं? ऑब्वियसली कोर्ट ने। तो एक आर्टिकल 21 से कोर्ट सिस्टम ने पूरा का पूरा ज्यूरिस्प्रूडेंस बना दिया है। आर्टिकल 21 की ज्यूरिस्प्रूडेंस एक अलग चीज है, यू नो। आई हैव रेड अबाउट आर्टिकल 21 की। आर्टिकल 21 की खुद की ज्यूरिस्प्रूडेंस क्रिएट हो गई अब, है ना? तो वी हैव डिस्कवर, कोर्ट्स हैव डिस्कवर्ड दिस। ठीक है, so they have not made law, they have discovered it. Then decision of judges is influenced by everything around them, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो भी जज होगा, ठीक है, उसका डिसीजन किस बेसिस पे दिया जाएगा? कोई जज डिसीजन कैसे देता है? डेफिनेटली वो किस तरीके से, किस कल्चर में वो पला बड़ा है, क्या उसका फ्रेंड सर्कल है, सोसाइटी है, रिलेटिव्स है, फैमिली है, उसकी क्या थिंकिंग प्रोसेस है। ठीक है, किस एम्बियंस में वो रहा है। ठीक है, और क्या उसकी फैमिली, अपन बोलते हैं ना कि फैमिली में किस तरीके की वैल्यूज चलती हैं। ठीक है, तो हर इंसान की थॉट प्रोसेस कैसे फॉर्म होती है? वो जिस तरीके से रहा हो, जिस एनवायरमेंट में रहा हो, तो उसी तरीके से गोज, उसी तरीके द सेम गोज विद द जजेस, कि जो भी जज के डिसीजंस होंगे वो कैसे इन्फ्लुएंस होंगे बाय एवरीथिंग अराउंड देम। ठीक है, अगर कोई विमेन जज है, ठीक है, एंड इफ शी इज सीन like false cases of say sexual harassment or false cases of
रेप, इफ इन केस, ठीक है ना, इन हर अपने टाइम में, चाइल्डहुड में, वॉट एवर। तो कोई केस अगर उसके पास रियल वाला भी आएगा ना, तो मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि वो कम्प्लीटली उसको डिसमिस कर देगी, बट क्या होगा कि वो उस चीज की तह तक जाएगी। शी विल लुक इनटू द निटी-ग्रिटीज ऑफ द केस, शी विल बी इवन मोर केयरफुल विद इट, ठीक है। शी विल नॉट कमिट द सेम मिस्टेक जो कि उसने देखी है लोगों को कमिट करते हुए। सो जो भी चीजें कोई पर्सन देखता है अपने लाइफ टाइम में, तो उसका जो डिसीजन होता है वो इन्हीं चीजों से इन्फ्लुएंस होता है। देन लाइक चाइल्ड पुट्स हिज ट्रस्ट इन हिज फादर, वी पुट आवर ट्रस्ट इन लॉ, ठीक है। जिस तरीके से बच्चा अपना ट्रस्ट अपने फादर में रखता है, हम अपना ट्रस्ट लॉ में रखते हैं। दैट्स इट, एंड दिस इज योर द एंड स्टेटमेंट, द क्लोजिंग लाइन। ये वाला स्टेटमेंट इज इंपॉर्टेंट इन दिस स्लाइड, आर्टिकल 21। एंड सिंबल थ्योरी के फादर कौन है, ये जरूर आप याद रखिएगा। ओके, यस, वी हैव दिस वन मोर थिंग लेफ्ट। रियलिज्म, बस आपको ये चीज याद रखना है कि जब हम रियलिज्म के बारे में बात करते हैं ना, तो दो चीजें दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक होता है फैक्ट स्केप्टिक, और एक होता है रूल स्केप्टिक। फैक्ट स्केप्टिक क्या होता है कि जो भी फैक्ट्स हैं उसके बेसिस पे जजमेंट दे देना, तो जजमेंट फैक्ट्स देखते हुए दे दिए। और रूल स्केप्टिक क्या होता है, मींस लॉ चेंजेस विद द चेंजेस इन सोसाइटी, लॉ इज नॉट यूनिफॉर्म। तो लॉ जो है, वो रूल्स जो है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहते हैं। there's nothing more much to study about it, आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि वी हैव गॉट फैक्ट स्केप्टिक एंड रूल स्केप्टिक। फैक्ट मतलब जो भी डिसीजन दिया जा रहा है वो काय के बेसिस पे दिया जा रहा है, फैक्ट्स के बेसिस पे। और यहाँ पे ये है कि जो लॉ है वो सोसाइटी में चेंजेस के साथ चेंज होता है। So that's all for today, and we have finally completed with all the schools of jurisprudence. And yes, so I hope आपको schools अच्छे से समझ में आए हैं। I've tried my best कि मैं आपको स्टोरी के फॉर्म में कर करके सारे स्कूल समझा पाऊँ। एंड हमने काफी सारा पढ़ते पढ़ते रिवीजन कर लिया, क्योंकि हमने पूरे टाइम पढ़ते समय हमने जो भी हम स्कूल पढ़ रहे थे उनको हमने पुराने स्कूल से कंपेयर करके पढ़ा है। सो आई होप आपको पढ़ते पढ़ते रिविजन भी हो गया होगा। एंड रिवाइज करिए, दिस इज नथिंग बट अ स्टोरी। जूरिस्प्रूडेंस की स्कूल्स इज नथिंग बट स्टोरीज। 6 तरीके के लोग हैं, आप ऐसा assumption लेके चलिए, और ये 6 लोग के 6 तरीके के ओपिनियन है। दैट्स इट, ठीक है। एंड फ्रॉम टुमारो वी विल बी स्टार्टिंग विथ लीगल पर्सनालिटी, लीगल राइट्स। जूरिस्प्रूडेंस में 2-3 टॉपिक और छोटे छोटे बचे हुए हैं, एंड देन विल बी कंप्लीटिंग इट। सो आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।